हेलो दोस्तों। मैं प्रियांशा आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स के बीच का डिफरेंस। ये पोर्शन बेसिकली जो आरएएस का मेंस एग्जाम है उसमें जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही यूपीएससी के जो प्रीलिम्स में इस बार इसको लेके क्वेश्चन आया था क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली बॉन्ड होल्डर्स और स्टॉक होल्डर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम उनकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं और फिर उनके डिफरेंसेस को भी समझते हैं। आप इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ तीन पार्टनर्स हैं, उन्होंने मिलके एक कंपनी ए को एस्टेब्लिश किया। ओके, जैसे ए कोई कंपनी है, उसके तीन पार्टनर्स है, बी, सी और डी। अब ये जो तीनों पार्टनर्स हैं, ये बेसिकली क्या है, रियल ओनर्स कंपनी के, क्योंकि इन्होंने ही कंपनी को स्टार्ट किया है। तो ये जो रियल ओनर्स हैं, इन ओनर्स को ही स्टॉक होल्डर्स कहा जाता है। ओके। अब यदि इस कंपनी के ओनर्स के पास में रुपए की कमी पड़ रही है बिजनेस को चलाने के लिए, यदि उनके पास में जो पैसा है और रिक्वायर्ड है, तो ये क्या कर सकते हैं, बाहर से लोन ले सकते हैं। तो एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनसे ये लोन ले सकते हैं। ओके। फिर कुछ नॉर्मल पब्लिक से भी ये लोन ले सकते हैं। कैसे? अपने बॉन्ड्स को इशू करके, या फिर इक्विटी जो अपने शेयर्स हैं उनको इशू कर सकते हैं। पर जो शेयर्स को यदि वो इशू करते हैं, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी कंपनी के ओनर्स ही होते हैं, क्योंकि उनका भी इक्विटी शेयर में वो भी मतलब इक्विटी शेयर होल्डिंग में उनका भी पार्टनरशिप रहती है। ओके। पर जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर नहीं होते, वो काइंड ऑफ क्रेडिटर्स होते हैं, जैसे बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसी तरीके से। ओके। तो जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो बेसिकली लेंडर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, जो कंपनी को पैसा देते हैं चलाने के लिए कंपनी। ओके। अब फॉर एग्जांपल दो बॉन्ड होल्डर्स हैं, ई और एफ। उन्होंने फॉर एग्जांपल 50-50 रुपीस कुछ पैसा कंपनी को चलाने के लिए दिया। अब ₹50 उन्होंने दिया, तो पर मंथ वो कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको कुछ रिटर्न मिले। तो पर मंथ उनको फॉर एग्जांपल 1 रुपी मिलता है एज अ इंटरेस्ट। तो जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उनको क्या होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम उनकी रहती है। जबकि जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं उनकी जो इनकम है वो फिक्स नहीं रहती, क्योंकि वो रियल ओनर्स हैं। तो जैसे ही अगर कंपनी में अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उनको ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। और यदि कंपनी को नुकसान होता है तो उनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो उनका जो रिस्क है, रिस्क प्रोफाइल स्टॉक होल्डर्स का वो ज्यादा होता है, और बॉन्ड होल्डर्स का रिस्क प्रोफाइल कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि उनको फिक्स्ड इनकम मिलती रहती है। ओके। अब यदि हम देखें कि रिस्क लेवल, जैसे मैंने आपको बता दिया कि लोअर रिस्क होती है और इसमें रिस्क हायर होती है। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो ये डेट इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब डेट यानी जो पैसा दे रहे हैं, मतलब उधार पे जो पैसा दे रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, डेट इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी मतलब उनका पार्टनरशिप रहता है कंपनी में। ओके। फिर डिविडेंड, इनको क्या रिटर्न में क्या मिलता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम। जैसे मैंने बताया, अगर 50-50 रुपए किसी ने 50 रुपए किसी ने लगाए एज अ बॉन्ड होल्डर है वो, तो उनको हर मंथली जैसे फिक्स इनकम मिल रही है, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है। और एक फिक्स टाइम बाद में उनको पूरा पैसा भी मिल जाता है। तो ये क्या होते हैं, बॉन्ड होल्डर्स। और स्टॉक होल्डर्स का क्या होता है, उनको डिविडेंड मिलता है, जैसे अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, और कैपिटल गेन्स भी होता है। ओके। इनका रिस्क लेवल मैंने बता दिया कि इनको लोअर रिस्क होता है और इनका रिस्क लेवल ज्यादा रहता है। ओके। रिटर्न डिपेंड्स ऑन कंपनी प्रॉफिट एंड मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन। अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रहा है तो इनका रिटर्न भी उसी तरीके से अफेक्ट होगा। ठीक है। फिर जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनके पास में वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो रियल ओनर्स नहीं होते हैं। जबकि जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं उनके पास में वोटिंग राइट्स होते हैं, बिकॉज दे आर रियल ओनर्स। ठीक है। क्योंकि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की है, दे आर ऑब्वियसली रियल ओनर्स। तो उनके पास में ही वोटिंग राइट्स रहते हैं। वो जैसे हम कह सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। और अगर कोई इनिशियल छोटी सी कंपनी है तो उसके जो पार्टनर्स हो गए वही उसके रियल ओनर्स हो गए, तो उन्हीं के पास में वोटिंग राइट्स रहते हैं। ओके। और जो प्रायोरिटी लिक्विडेशन, लिक्विडेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी घाटे में चली जाती है तो उसको लिक्विडेट किया जाता है, उसमें से मतलब कितना उसमें से पैसा मिल सकता है, मतलब उसका लिक्विडेशन किया जाता है। ओके। तो उस टाइम पे
जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, जो स्टॉक होल्डर्स से पहले उनको पैसा मिलता है, जितना भी उनका शेयर होगा, जितना भी उन्होंने पैसा लगाया होगा, जैसे 50 रुपए ई और एफ ने लगाया, तो सबसे पहले ये कोशिश की जाती है कि उनका पैसा उनको पहले मिले, उसके बाद में स्टॉक होल्डर्स को कंसीडर किया जाता है। तो प्रायोरिटाइज, अगर हम प्रायोरिटी में भी देखें लिक्विडेशन में, तो बॉन्ड होल्डर्स की प्रायोरिटी ज्यादा रहती है। ओके, अब टेन्योर और मेच्योरिटी को देखें तो बॉन्ड्स हैव अ फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे उन्होंने कुछ टाइम के लिए पैसा लगाया है, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम, एनुअल हो सकता है या 2 इयर्स हो सकता है, उनको अब उनका पूरा पैसा मिल जाता है। ठीक है, ये मेच्योरिटी हो गई, इसको कहते हैं मेच्योरिटी पीरियड बॉन्ड की। और जो इक्विटी शेयर्स हैं, उनकी कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होती, क्योंकि उन्होंने तो अपना पैसा पूरे टाइम के लिए लगाया है। और मतलब इट इज परपेचुअल इन नेचर। ठीक है, तो मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, हमेशा के लिए होता है, क्योंकि वो उन्हीं की कंपनी है, तो उन्हीं का ही पैसा उसमें हमेशा लगा हुआ रहता है। जनरली क्या होता है कि उनको जो फायदा होता है वो ले लेते हैं, जो प्रॉफिट होता है वो उठा लिया जाता है, बाकी जो उनका रियल कैपिटल जो उन्होंने इनिशियली इन्वेस्ट किया है वो उसी में ही लगा रहता है। ठीक है, फिर रिटर्न और ऑब्लिगेशन, कंपनी इज लीगली ऑब्लाइज टू पे इंटरेस्ट, क्योंकि बॉन्ड होल्डर्स को फिक्स होता है, उनका फिक्स इंटरेस्ट इनकम है, तो कंपनी लीगली ऑब्लाइज होती है कि उनको उनको पे टाइम टू टाइम करना ही करना है। जबकि इसमें स्टॉक होल्डर्स के केस में ऐसा कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है, अगर फायदा होगा तो उन्हें डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, अब कोलेटरल की सिक्योरिटी, मतलब इनको सिक्योर्ड होता है, इनका जनरली जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उनका सिक्योर्ड इनकम रहती है, और उनको टाइम टू टाइम जैसे पैसा भी मिलता है, तो और लिक्विडेशन भी होता है तो भी उनको पैसा, उनको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है, तो ये ऑफन क्या होता है, सिक्योर होता है। ठीक है, अगेंस्ट कंपनी एसेट, मतलब कंपनी के एसेट्स को बेच के भी उनको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। जबकि ऐसा कोई कोलेटरल की सिक्योरिटी स्टॉक होल्डर्स के केस में जनरली नहीं होती है, जनरली नहीं होती है। ओके, और इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल लेवरेज, इंक्रीज फाइनेंशियल लेवरेज, लेवरेज का मतलब होता है डेट। ठीक है, तो डेट यानी उधारी, ये कंपनी की उधारी को या कंपनी के लेवरेज को जनरली इंक्रीज करता है, क्योंकि ये कंपनी के ऊपर हम कह सकते हैं एक ऑब्लिगेशन है कि उनको पे करना ही करना है ना। और जबकि ये क्या होते हैं, इट डज नॉट इंक्रीज डेट, इट इंक्रीज इक्विटी बेस, क्योंकि ये पार्टनर्स होते हैं, तो इनका पैसा कंपनी को और ग्रो करता है। ऑल्दो वो भी पैसा ग्रो करता है, पर ये एक ऑब्लिगेशन होती है कि जो बॉन्ड होल्डर्स है उनको पैसा देना ही देना है। ओके, जबकि स्टॉक होल्डर्स में क्या होता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। तो ये इसमें मेन डिफरेंस था। अब एक, आपने देखा ये कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन आया था, तो आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं, ये कंप्लीटली बॉन्ड होल्डर्स और स्टॉक होल्डर्स से रिलेटेड है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जब भी आप इस क्वेश्चन को देखें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।